Hello students, chapter number 30, English medium MP board इकोनॉमिक्स, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। तो यूनिट 10 में आता है ये। और इस यूनिट में हम फॉरेन एक्सचेंज कर चुके हैं इसके पहले, और अब हम चैप्टर 30 बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में इसको पूरा कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में ये जो चैप्टर रिलेटेड है फॉरेन ट्रेड से। फॉरेन ट्रेड का मतलब जब हम फॉरेन विदेशों के साथ में हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। देखिए, आप ये जानते हैं, यदि आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आप ये जानते हैं कि हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। वैसे ही जैसे एक बिजनेस का हिसाब किताब रखना ज़रूरी है, वैसे ही हर एक कंट्री अपना हिसाब दूसरी कंट्री के साथ में लेन देन का हिसाब रखती है। इसी हिसाब को यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए, मान लीजिए इंडिया फॉरेन कंट्री से कुछ माल खरीदता है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, राइट। गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करना एंड गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करना, राइट। दोनों काम किया जाता है, राइट। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी गुड्स को या सर्विस को, तब हम क्या करते हैं, हमें फॉरेन करेंसी में उसका पेमेंट करना होता है, राइट। और उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है, और इसका पूरा हिसाब रखना होता है। पूरी कंट्री को इसका हिसाब रखना पड़ता है कि कितना इंपोर्ट हुआ है, और उस इंपोर्ट के बदले हमारी कंट्री को कितना कितना पेमेंट करना है फॉरेन की कंट्री को। देखिए बेटा, यदि मेरे को फॉरेन से कुछ खरीदना है तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पैसे ले जाके वहाँ दे दूंगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। मेरे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू गुजरना होगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपको मालूम नहीं होता एक्चुअल में कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होके पेमेंट कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं होता, पर इनडायरेक्टली आप उसी के थ्रू पेमेंट करते हैं। मुझे $1000 पेमेंट करना है यूएस में, तो मैं अपनी बैंक में से $1000 खरीदूंगा बैंक के थ्रू। मेरी बैंक से 75,000 कम हो जाएंगे, और ये पेमेंट कहाँ चला जाएगा, 75,000 एक्चुअल में मेरी बैंक रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर देगी और कहेगी कि हमारे इस व्यक्ति के नाम से आप $1000 का पेमेंट यूएस में इस व्यक्ति को कर दो। समझ में आई बात। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ में डील करेगी और उनको कहेगी कि $1000 हमारे पास में आ चुका है, आप आपकी कंट्री में इस व्यक्ति के अकाउंट में, इस अकाउंट में 1000 यूएस डॉलर ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको 1000 देंगे, $1000 देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। तो जब जो भी सर्विस या गुड्स इंपोर्ट किया जाता है, देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाने के हिसाब से भी बताई है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। समझाने के लिए ये चैप्टर को थोड़ा सा अंडरस्टूड करने के लिए आपके लेवल पर उतारा है मैंने, है ना। तो इसमें एग्जैक्ट ये नहीं होता है, थोड़ा सा घुमाया है। तो आप इसको समझिए कि जो मैंने बोला अभी फिलहाल उसको वही माने, यही सत्य है, ठीक है ना, समझने के लिए। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसको हिसाब मेंटेन करना पड़ेगा। सेम इसका अपोजिट भी होगा, है ना, कि यूएस से कोई हमारा माल खरीद रहा होगा, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो हमें पैसा काय में चाहिए, रुपीस में चाहिए, तो फॉरेन कंट्री वाला हमारा इंडियन रुपीस खरीदेगा, राइट। तो सभी देशों के बीच में जो उनकी सेंट्रल बैंक होती है, ये आपस में इसको मेंटेन करती है, ठीक। तो ये अपने पास में जो अकाउंट रखते हैं, उस अकाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। इस अकाउंट के जरिए
ये मालूम हो जाता है कि किस कंट्री को किस कंट्री से कितना लेना देना है, या उसने कितना इंपोर्ट करा है, कितना एक्सपोर्ट करा है, और भी बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है जो इस चैप्टर को पढ़ने पर हमको समझ में आएगी। ठीक, एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दो कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं। इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड, each country import and export something and for country has to make some payment, और इसके लिए उसको कुछ पेमेंट करना होता है और उसको कुछ पेमेंट मिलता भी है। एंड फॉर एक्सपोर्ट सी रिसीव्ड सम पेमेंट, मतलब पेमेंट करते भी हो, पेमेंट मिलता भी है। टू नो द रियल सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि कितना लेना देना है, ये एक सही सिचुएशन को जानने के लिए each country must know the amount of export and import and its value, मतलब हर कंट्री को ये जानना जरूरी होगा कि उसने कितना इंपोर्ट करा, कितना एक्सपोर्ट करा इन नंबर्स, एंड उसका वैल्यू किसमें, मनी में वैल्यू, मतलब नंबर्स ऑफ आइटम्स के साथ साथ इन टर्म इन रुपीस, वैल्यू में मतलब मनी में उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब कितने लाख करोड़ का इंपोर्ट करा, कितने लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करा, ये रुपीस में भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके लिए आपको दो चीज की जानकारी होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दो चीजें हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, तो हम समझेंगे सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट इन दोनों को समझने से पहले हम इस वर्ड को समझेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ये जो हम अभी बातें करने जा रहे हैं, इनमें तीन शब्द, तीन वर्ड यूज किए जाएंगे, वो हैं विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। इन दोनों की डेफिनेशन में ये तीन वर्ड्स आएंगे, तो आपको ये समझना होगा। देखिए, विजिबल आइटम मतलब जिसको आप देख सकते हैं, फिजिकली आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सारे गुड्स किस में आ गए, विजिबल आइटम्स में आ गए। इनविजिबल आइटम्स में जो हम सर्विस होती है ना, उन सारी सर्विस को इनविजिबल आइटम बोलते हैं, राइट। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग सर्विस, शिपिंग सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, इनकम इन्वेस्टमेंट वाली सर्विस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये सब के सब क्या हैं, इनविजिबल आइटम्स हैं, सर्विसेज, राइट। यहां पर एक और वर्ड है, यूनिलिटरल ट्रांसफर। यूनिलिटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन वे, जैसे कि गिफ्ट एंड डोनेशन। मींस देखिए, आप जब गुड्स खरीदते हैं तो आप पेमेंट देते हैं और आपको गुड्स मिलता है, राइट। तो ये टू वे है, मतलब कुछ के बदले कुछ, है ना। बट जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उससे कुछ नहीं लेते, जब आप डोनेशन करते हैं तो आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं लेते, राइट, सिर्फ देते ही हैं। तो वन साइडेड ट्रांजैक्शन को यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जैसा आपने सुना है कि पाकिस्तान को हर कंट्री दान दे के जाती है ना। पाकिस्तान सभी देशों के सामने अपनी गरीबी का रोना रोता है और उसको दान मिलता है। तो सारी कंट्री क्या कर रही है, यूनिलिटरल ट्रांसफर कर रही है उसको, उन कंट्री को और कुछ नहीं मिल रहा है, वो दान कर रही है, और पाकिस्तान को भी दान मिल रहा है, राइट। गिफ्ट दान मतलब डोनेशन, राइट। इसको बोलेंगे इनविजिबल आइटम। नाउ थर्ड, कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है, देखिए कैपिटल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, यदि आप अकाउंट का स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल क्या होती है। बिजनेस को लगाना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा। कैपिटल को निकाल लेना मतलब बिजनेस को बंद करना, अपना पैसा वापस लेना, कैपिटल को विड्रॉल कर देना, राइट। तो जब हमारी कंट्री में बाहर से, विदेश से बिजनेस लगाने के लिए यहाँ पर पैसा आता है, तो हम बोलेंगे कैपिटल का क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुई, ठीक।
और या फिर हमारे देश में, हमारे देश के लोगों ने, है ना, इंडिविजुअल्स ने, हाउस होल्ड ने फॉरेन से कोई लोन लिया है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, हमारे कंट्री के इंडस्ट्रीज, बिजनेस या गवर्नमेंट या हाउस होल्ड विदेशों में बिजनेस चालू करेंगे या विदेश में लोन देंगे तो इसको कैपिटल ट्रांसफर्स कहेंगे। ठीक है, देखिए, item consist of capital receipt and capital payment are those as a capital transfer. These transfers involve transfer of assets and liabilities, right? तो तीन तरह की चीजें होंगी, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर, राइट? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम यदि डायरेक्ट डेफिनेशन इनके मीनिंग को देखने के बजाय इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे तो इजीली दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले उसी को देखने जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को, ताकि दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक, ये रहा बैलेंस ऑफ ट्रेड। Balance of trade refers to difference between export and import of goods by a country in a year. देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब अपन अकाउंट में बैलेंस करते हैं ना, है ना, अकाउंट होता है, अकाउंट में एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, राइट? डेबिट का ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा जाएगा जिसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। ये वही है, एक अकाउंट में ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड करके उस अकाउंट में हम जितने भी गुड्स सर्विस नहीं, देखिए हम गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल गुड्स, ध्यान रखना, केवल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिटेल लिखी जाती है, मतलब उसको अकाउंट में लिखा जाता है, सिर्फ गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, वो भी एक साल में जितना भी गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ है सिर्फ उसी की डिटेल लिखी जाती है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये तीन होते हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर। कहने का मतलब ये है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स का डिटेल होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीनों चीजें आएंगी, विजिबल आइटम भी आएगा, इनविजिबल भी आएगा और कैपिटल ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओहो, अरे भाई ये तो बच्चा है, पिताजी ये हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पिताजी हैं, इनके ही बच्चा कौन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? इट इज ओनली पार्शियल रिकॉर्ड, ये केवल एक हिस्से का रिकॉर्ड करता है, वो भी कौन सा, विजिबल आइटम के हिस्से का रिकॉर्ड करता है। हैंस इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस विद द अदर कंट्री। देखिए, बात को समझिएगा, इसका बैलेंस फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है। मान लीजिए इसका बैलेंस दिख रहा है कि हमें दूसरी कंट्रियों को पेमेंट देना है। देखिए, दूसरी कंट्रीज को पेमेंट देना का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल, कि भैया हमको कुल मिला के आखिरी में पेमेंट देना है। पूरे साल में ट्रांजैक्शन हुआ, इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, फाइनली में साल के आखिरी में क्या निकला कि भैया हमको फॉरेन कंट्री में पैसा देना है। तो ये अनफेवरेबल है हमारे लिए, क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा विदेशी पैसा कमा के घर लाए, ना कि दूसरों को दे। जितना पैसा फॉरेन कंट्री का आपके पास में आएगा, फॉरेन कंट्री करेंसी जितनी आपके पास आएगी, आपकी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी। फॉरेन एक्सचेंज, राइट? तो आपकी करेंसी कब स्ट्रांग होगी, जब फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी, आपकी कंट्री में आएगी।
और यदि आपकी करेंसी विदेशों में जाएगी तो आपकी करेंसी विदेशों में जाएगी, फॉरेन में जाएगी, तो आपकी करेंसी कमजोर होगी, राइट। तो फेवरेबल अनफेवरेबल क्या हुआ कि यदि ये दिख रहा है कि हमको लोगों विदेशों को देना है पेमेंट, करेंसी का पेमेंट करना है, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। और जब हमको दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्रीज से हमको पेमेंट निकल रहा है कि हम उनसे लेने का अधिकार रखते हैं, तो वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही आपको ये बैलेंस दिखाएंगे, राइट, जो कि फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में यदि कोई बैलेंस आपको मिलता है फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो आपको यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि ये टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं देता, ये सिर्फ गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जानकारी देता है। बात समझ में आ रही है? तो केवल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कैपिटल ट्रांसफर भी होता है, राइट। तो क्योंकि ये टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कुछ ही हिस्से को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसका कोई भी इंडिकेटर जैसे कि फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, ये पूरी तरीके से सही पिक्चर नहीं बताता है। समझ में आई बात? इसलिए इसके अनफेवरेबल और फेवरेबल से कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंप्लीट रिकॉर्ड करता है किसके बारे में? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में, जो कि किसके साथ में हुआ है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी बची हुई दुनिया के साथ जो भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करे उनका पूरा रिकॉर्ड करता है। इसलिए इसमें यदि कोई चीज आती है फेवरेबल और अनफेवरेबल, वो बिल्कुल सही होती है, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनफेवरेबल अमाउंट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, राइट। और ये हमेशा क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा आखिरी में क्या हो जाता है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप इनके दोनों के मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट, मीनिंग को आप पढ़ सकते हैं, है ना, और समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वो खास चीजें इसमें समझा दी है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गए, ये और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो हम बोलेंगे दो मेन कंपोनेंट हैं, एक है करंट अकाउंट, राइट, एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, ठीक। दो अकाउंट्स यहां पर मेंटेन किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक। अब ये आपका जो कहते हैं क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया था, उसमें ये दिया गया है, पूछा गया है, ठीक है। देखिए, एक तो था डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि हमने कर लिया अभी अभी, ठीक। इसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो हमको दोनों को समझना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक इन दोनों का डिफरेंस भी हमको समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद में आता है ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, जो कि हम यहीं पर आंसर है, इसको हम यहीं पर आके पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड के फीचर्स, ये भी हम यहीं पर रीड करेंगे, ठीक है, यहीं पर आंसर है। इसके बाद में आता है ये रहा, एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट बनाया जाता है उसके मेन कंपोनेंट को बताइए। दो तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, समझना, क्वेश्चन को हम कई बार समझने में गलती कर देते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बट यहां पर क्वेश्चन उसने पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है
उसके कंपोनेंट, तो उसके कंपोनेंट ये रहे, ठीक है बेटा। तो उसके कंपोनेंट अलग आंसर है, और एक पूरा क्वेश्चन बनता है कि कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यदि पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तब आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेगी, करंट अकाउंट को भी और कैपिटल अकाउंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, है ना। बट दो और नए क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अकाउंट का कंपोनेंट भी पूछा जा सकता है और कैपिटल अकाउंट का भी कंपोनेंट पूछा जा सकता है। तो हम अब इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, समझ में आई? एक्चुअल में 4, डिफरेंस भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा मैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, शांति रखना, है ना, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन एक ही जगह करने, 4 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है। चलिए, तो करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ करंट अकाउंट is a statement actual receipt and payment relating to export import of goods and service and unilateral transfers during the given period। मतलब कि ये है कि करंट अकाउंट में, ये हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम में यूनिलेटरल ट्रांसफर भी थे। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसको यहाँ पर अभी 3 चीजें समझो, तो इन तीनों का हिसाब जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे करंट अकाउंट कहेंगे। और जिस अकाउंट में सेपरेट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में किसका ट्रांजैक्शन रखा जाता है? कैपिटल ट्रांसफर का रिकॉर्ड, ठीक है। देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसका रिकॉर्ड होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 3 तरह के, ठीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बनता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में इन 2 आइटम का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें ये इंक्लूड है, राइट, इन 2 का रिकॉर्ड रखा जाता है। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का रिकॉर्ड रखा जाता है, सिंपल, राइट। तो कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, क्लियर है, मतलब कि गुड्स, ठीक। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, मतलब कि सर्विसेज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर यूनिलिटरल ट्रांसफर, जो कि हम समझा चुके हैं, गिफ्ट, डोनेशन, वन साइडेड पेमेंट, राइट। और इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, कुछ भी इनकम जो कि यदि हमने फॉरेन में पैसा लगा रखा है तो वहां से जो भी इनकम होगी प्रॉफिट के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, वो सारी इनकम का रिकॉर्ड करंट अकाउंट में रखा जाएगा। हमारे यहां से यदि इनकम जनरेट करके फॉरेनर ले गए तो उसको बोलेंगे इनकम पेमेंट टू अब्रॉड। हमने विदेशों से पैसा कमाया, इनकम रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इन दोनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट, बिल्कुल ये भी पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो बहुत आसान है। ऑल एक्सपोर्ट, जितना भी हमने गुड्स एंड सर्विस और ये जो तीनों आइटम जो हमने यहाँ पर बात करी, इनका जितना भी एक्सपोर्ट यदि हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में मतलब क्रेडिट साइड में। याद रखिए, P&L में आप देखते हैं क्रेडिट साइड में जो भी आता है वो क्या होती है? इनकम होती है। तो आप इसको सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझिए। क्रेडिट साइड में इनकम, राइट। तो हमने यदि एक्सपोर्ट करा है तो हमारी क्या होगी? इनकम होगी ना बेटा, है ना। हमने बाहर गुड्स को सेल करा है तो हमारी क्या होगी? इनकम होगी। तो क्रेडिट साइड, राइट। और जितना भी हमने इंपोर्ट करा है, मतलब हमारा पैसा बाहर गया, खर्चा हुआ, तो उसको हम बोलेंगे डेबिट साइड, नेगेटिव साइड, ठीक। रिसिप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड ऑन पॉजिटिव साइड। जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, पेमेंट को नेगेटिव साइड, ठीक है।
क्लियर? इसी तरह से हमारा दूसरा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने आपको बोल दिया है। कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर समझाया, कैपिटल आइटम को सेम वही है। कैपिटल के आने जाने को हम क्या करेंगे, इस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने, देखिए, इट इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन अब्रॉड। बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने, रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने फॉरेन में जो पैसा लगाया है बिजनेस में, वहां पर बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डोमेस्टिक कंट्री, या फिर बाकी की दुनिया ने हमारे देश में बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगाया है, कैपिटल लाए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बोरोइंग्स, यदि कमर्शियल, इट इंक्लूड कमर्शियल बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे प्राइवेट सेक्टर ने विदेशों से यदि कोई लोन लिया है तो उसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल है वो, राइट। और या तो हमने या हमारी कंट्री ने क्या करा है, विदेशों में बोरोइंग दी है, लैंडिंग करी है, मतलब कि दिया है, राइट, तो उसका भी रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। भाई आना और जाना का रिकॉर्ड रखा जाएगा, किसका? बोरोइंग का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व, राइट। इट इंक्लूड द चेंज इन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब याद है ना, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होगा फॉरेन करेंसी का रिजर्व, और गोल्ड का रिजर्व भी इसमें ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आप इजीली देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको करना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो हल्का सा इसको समझ लीजिए, है ना। मैं रीड करके तो नहीं बता रहा हूँ, बस डायरेक्टली बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए ये इंडेक्स है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन का, मतलब हमारी भारत की, किसी भी कंट्री की बाकी वर्ल्ड के साथ में क्या इकोनॉमिक पोजीशन है, कितना इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसके बारे में ये क्या देता है, जानकारी देता है, जिससे कि गवर्नमेंट को एक फीडबैक, गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करने में, ठीक है। इंडेक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड टेंडेंसी, इससे हमको ये भी मालूम पड़ता है कि क्या हमारी कंट्री के लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह की चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी आइटम की इंपोर्ट कर रहे हैं, या बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों को, मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम पूरी तरह से फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंड हो चुके हैं, या हम फॉरेन में मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बजाय इंपोर्ट के। ये इस फॉरेन टेंडेंसी के बारे में, ट्रेड के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नॉलेज ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट, हमको इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है कि भैया टोटल पेमेंट कितना हमें लोगों दूसरी कंट्रीज को देना है, कितना दूसरी कंट्री से लेना है। नॉलेज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, ठीक है, मनी का डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ये एक पार्ट है, एक क्वेश्चन है ना। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि आखिर हमारी मनी की डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है ना, और उसको फिर हमको संभालने में मदद मिलती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसका पूरा इफेक्ट नेशनल इनकम पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गए। अब हम आते हैं
हमारे क्वेश्चन बैंक पर, और इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो भाई ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में को एक्सप्लेन करना है। देखिए, जब कोई भी इकोनॉमी मींस कोई कंट्री किसी दूसरी इकोनॉमी मतलब फॉरेन के साथ में, फॉरेन कंट्रीज के साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, बचा हुआ जो विश्व है उसके साथ में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो आप जानते ही हैं, इसी चैप्टर में हमने बताया है। जब वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है तो ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहेंगे। ठीक, क्लोज इकोनॉमी वो होगी जो किसी और इकोनॉमी मतलब कि दूसरी कंट्री के साथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं रखता है, उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ना कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, साहब हमने हमारा दरवाजा बंद कर लिया है, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। आज की तारीख में सारी कंट्री ओपन इकोनॉमी है, कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, है ना। लगभग जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, अच्छी पावर वाली मतलब अच्छी कंट्रीज हैं बड़ी, वो सारी ओपन है। कुछ छोटी मोटी कंट्रीज होगी जो क्लोज होगी, अभी उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे मालूम है सारी कंट्रीज ओपन इकोनॉमी पर है। ठीक, जो हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, है ना, वो ग्लोबलाइजेशन ही ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर समझाया गया है ना, आप इसको रीड कर लीजिएगा। देखिए, इसको मैं रीड इसलिए नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि अब आपके लिए ये समझना आसान है। सर बता दीजिए ना, अरे बेटा कुछ भी नहीं है। देखिए, ओपन इकोनॉमी का मतलब होगा इज वन दैट इंटरसेक्ट फ्रीली विद अदर इकोनॉमिक अराउंड द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री के साथ में इजीली क्या फ्रीली क्या कर सके, इंटरसेक्ट कर सके, मतलब कि ट्रांजैक्शन कर सके, ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहेंगे। इट बाइज शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड सेल, मतलब खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, क्या, शेयर्स एंड डिबेंचर, बॉन्ड्स। ठीक, इट्स बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड लेंड टू फॉरेन कंट्री, मतलब हम उधार ले सकते हैं उधार दे सकते हैं। ठीक है, इट कैन सेंड गिफ्ट एंड रेमिटेंस टू फॉरेनर्स एंड कैन रिसीव द सेम फ्रॉम देम, मतलब हम फॉरेन कंट्री में गिफ्ट दे सकते हैं या वहां से ले भी सकते हैं। ठीक, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एन ओपन इकोनॉमी कैन मूव और बी एम्प्लॉयड एंड are allowed to work in the domestic territory of other economy, मतलब हम दूसरी कंट्री में काम करने भी जा सकते हैं और दूसरे लोगों को हमारे देश में काम करने की इजाजत भी देते हैं। ये होती है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लोज में क्या होगा, ये नहीं हो सकता, तो वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे जहां तक उम्मीद है लगभग बहुत सी किताबों में शायद ही ये क्वेश्चन और आंसर मिलेगा, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये इस साल ही गवर्नमेंट ने ये क्वेश्चन डाला है, राइट। एक है छोटा सा टॉपिक है, ओपन और क्लोज, सिर्फ 2 नंबर का है, 4 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी बुक में मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, चलिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया इंडिया के फॉरेन ट्रेड के मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। तो पहला है नेगेटिव या अनफेवरेबल ट्रेड। जी, हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जब हम दूसरी कंट्री मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बेटा और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसको अनफेवरेबल ट्रेड या नेगेटिव ट्रेड कहा जाएगा, क्योंकि इस जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी करेंसी बाहर ज्यादा जाती है और आती कम है, तो ये क्या होगा, अनफेवरेबल ट्रेड। ठीक है, दूसरा डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट, मतलब हम जब एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं पर हम कोई एक चीज का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तरह तरह की चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं कर पा रहे हैं जो कि जितना कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अनफेवरेबल है।
और क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों के लिए सही ढंग से शायद पॉलिसीज नहीं बना पाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अलग अलग कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ट्रेड, हाँ ये अच्छी खासियत है। हम लगभग 140 कंट्री में हम इंडियन क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, खरीदना बेचना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगभग 140 देशों से, ये अच्छी बात है। एक्सचेंज इन इंपोर्ट, सॉरी चेंज इन इंपोर्ट्स, पहले हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे उसके मुकाबले अभी हमने इंपोर्ट के जो करने की जो चीजें थी वो बदल दी है। मतलब पहले भी हम इंपोर्ट करते थे, आज भी इंपोर्ट ज्यादा ही कर रहे हैं, बट हम पहले कुछ दूसरी चीजों का इंपोर्ट करते थे, अभी हम कुछ दूसरी चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम फूड ग्रेन्स जरूरी चीजों का इंपोर्ट करते थे, अब हम लग्जरी चीजों का ऑयल का, पेपर का, इनका इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ट्रेड थ्रू अ फ्यू सिलेक्टेड पोर्ट ओनली, हमारे पास में फॉरेन ट्रेड करने के लिए बहुत ही कम, केवल 12 मेजर पोर्ट्स हैं। बंदरगाह सुना होगा, पोर्ट है ना, सी पे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत कम हमारे पास में पोर्ट्स हैं जिसके जरिए हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाते हैं, फॉरेन ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अधिकतर जो एरिया है वो किससे, जो हमारा जो बॉर्डर वाले जो एरिया हैं जहाँ पर रोड हैं, सड़कें हैं, और उससे जुड़ी हुई जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में हमारा ज्यादा ट्रेड नहीं हो पाता, ठीक है ना, छोटी कंट्री है, ज्यादा ट्रेड नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बस आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये devaluation of currency. Devaluation means to lower the value of country's currency as compared to the another country's value. मतलब हमारी देखो, डिवैल्यूएशन का मतलब होगा हमारी करेंसी की वैल्यू कम करना किसी और करेंसी के मुकाबले, ठीक। डेप्रिसिएशन का मतलब होगा, devaluation means to lower the value of country's currency as compared to the another, ये एक ही पॉइंट दोनों जगह लिख दिया है, ठीक है, ये एक ही जगह लिख दिया है, ये दोनों एक ही जगह है, एक ही लिख दिया है। देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एक्चुअल में मनी की रियल परचेसिंग पावर का कम होना है, राइट, है ना, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के थ्रू तय होता है। और डिवैल्यूएशन कब होता है, जब गवर्नमेंट करेंसी का रेट तय करती है, तो वो हो सकता है कि करेंसी का रेट कम फिक्स करे, जिस वजह से क्या कहलाएगा, डिवैल्यूएशन। मींस डिवैल्यूएशन किया जाता है, बात को समझना, और डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होता है डिमांड एंड फोर्स के थ्रू, ठीक। इट इज डन बाय यूजिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फॉरेन करेंसी में हमने पढ़ा था फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, राइट। तो डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कारण में होता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होता है। इट जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, ये छोटे समय के लिए होता है, मतलब जो डिवैल्यूएशन होगा उसका इफेक्ट लंबे समय तक नहीं होगा, वापस वो अपनी वैल्यू पर आ जाएगा, जबकि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इकोनॉमी पर बहुत लंबे समय के लिए पड़ता है, ठीक। देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर इट, मतलब कि डिवैल्यूएशन का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, बट ये बहुत कम होता है, रेगुलरली इनमें चेंजेस नहीं आता, बहुत लंबे समय बाद इसमें चेंजेस आता है। जबकि डेप्रिसिएशन मतलब ये डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स है ये डेली बेसिस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है सर, हमने यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर इसके पहले वाली यूनिट भी कंप्लीट कर ली है जो कि है गवर्नमेंट बजट, ठीक। और यूनिट नंबर 8 हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है। अब सिर्फ इकोनॉमिक्स में बच्चों आपके लिए एक यूनिट बच रही है और वो है आपके सामने, जो कि बड़ी अजीब है,
वो ये रही, देखिए काफी बड़ी है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक, इसके ऊपर माइक्रो है और ये यहाँ से मैक्रो चालू होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर आपके लिए क्या आएगा देखना पड़ेगा, 15, चैप्टर नंबर 15 से। तो अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है,